हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर को। और इस चैप्टर का नाम है कड़बक। और ये हमारे हिंदी के दिगंत भाग 2 के दूसरा खंड है। हम लोगों ने अभी तक के गद्य खंड के सभी सवालों के, सभी चैप्टर के सभी सवालों का जवाब बड़े ही आसान शब्दों में किया है। और अभी हम लोग करेंगे अपने दूसरे खंड यानी कि पद खंड की सभी चैप्टर के सभी सवालों को चैप्टर वाइज। और आज हम लोग पद खंड के पहले चैप्टर के सवालों के जवाब को देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने किताब नहीं पढ़ा है पद खंड के तो जाकर के एक बार पढ़ ले। ठीक है, उससे आप लोगों को सवाल जो देखने को मिलेगा थोड़ा परिचित लगेगा, तो आप लोगों को मजा आएगा। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहें। सभी सवालों का जवाब बड़े ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, ये गारंटी है हमारी कि आप लोगों को हर सवाल के जवाब पसंद आएंगे और समझ में आएंगे। ठीक है, कोई ज्यादा ओल झोल वाला सिस्टम नहीं है कि हाँ कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपने इस पाठ नंबर 1। इसका नाम क्या है? कड़बक। ठीक है, आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। पहला सवाल है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? दिस इज अ भी आई। बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसका उत्तर है, कवि एक आंख से देखते हैं, उसके आधार पर कविता की रचना करते हैं, इसलिए उनकी आंखें उनका दर्पण है। कवि के पास एक ही है, एक आंख ही है और वह उससे सारे जगत को देखता है। वह अत्यधिक निर्मल है, तभी तो वह एक आंख होते हुए भी कविता की रचना करता है। यह आंख उसके लिए कलंक भी नहीं है। जितना संसार के लोग दोनों आंख से देखते हैं, कवि वह सब एक ही आंख से देखता है। यही कारण है कि कवि आंख को दर्पण मानता है, उसके भीतर उसका भी प्रतिबिंब है, तभी तो सारे रूपवान उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। कड़बक के जो कवि हैं बाबू, वो बाबू एक आंख से नाबीना है। नाबीना एक उर्दू का अल्फाज है। बोले तो एक आंख से विकलांग बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब उनकी एक आंखें जो है वो खराब है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने अच्छे अच्छे कविताएं, इतने अच्छे अच्छे पद गद्य लिख करके चले गए। इसीलिए कवि कहते हैं कि लोग जितना संसार को अपने दोनों आंखों से देखता है, मैं उन्हीं संसार को अपने एक आंखों से देखता हूं। मेरी एक आंख ना होने के बावजूद भी मैं इतना सक्षम हूं कि अपने आप को कविता के रूप में ढाल देता हूं। वो अपने कविता में ही अपने परिचय देते हैं, अपनी आंखों को दर्पण का रूप बताते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल। पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? ये सवाल बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भी आई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यह पद कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक से लिया गया है। उन्हें कलंक का तात्पर्य चंद्रमा से किया है, कांच की तुलना कोयला से और कंचन का तात्पर्य सोना तथा सुमेरु पर्वत से है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि इसका संबंध भगवान शिव, उनके त्रिशूल और माता पार्वती के संदर्भ में है। वैसे कलंक, कांच और कंचन का अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बाबू, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मिस नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है? पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। बड़ा ही अच्छा सवाल है। उत्तर, कवि जायसी के पास भले ही एक आंख है,
फिर भी उनमें दूसरे का भी हित करने की भरपूर शक्ति है। चांद भी तो कलंकित है, पर उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता। जायसी ने एक ही नेत्र से सारे संसार को देखा है। वे इतने तेजस्वी हो गए हैं कि उन्हें संसार में सबकी अच्छाई ही दिखती है। उसका कहना है, जहां कोई खोटा होता है वहीं महानता होती है। आम, सागर और सुमेरु पर्वत आदि इसी प्रकार जायसी भी शुद्ध कंचन बन गए हैं। जायसी ने एक ही नेत्र से संसार को देखा है। उनका नेत्र और हृदय निर्मल है और उसका व्यक्तित्व इतना विशाल बन गया है कि लोग उनके सामने झुकते हैं, उनके कविताओं के सामने झुकते हैं। यही है कवि का आत्मविश्वास। ठीक है, आप इसके सवालों के जवाब इसी तरह से देते जाएंगे। ठीक है, कोई भी टफ नहीं है। आप लोग एक एक बार इसे लिख लेंगे ना बाबू, ठीक है, और अच्छे से देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग एक भी सवालों के जवाब को दिए बिना नहीं आएंगे। ठीक है, बड़े ही आसान लफ्जों में हम लोगों ने इसे हल करने का प्रयास किया है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने जाने की इच्छा व्यक्त की है? उनकी इस इच्छा का मर्म बताइए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा। कवि की कविता रक्त से रची गई है। इसमें गहरे प्रेम की पीड़ा है। अतः कवि को विश्वास है कि उनकी कविता संसार में बनी रहेगी और सदा पहचानी भी जाएगी। उनका मानना यह है कि एक फूल के मुरझाने के बाद भी उसका सुगंध अमर रहती है। इसी प्रकार कवि का भी यश संसार में अमर रहेगी। यश संसार में बिकता नहीं है, वह हमारे द्वारा किए गए कार्य और कृतित्व के आधार पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार कवि भी कामना है कि उसका यश भी संसार में इसी प्रकार फैलेगा। देखिए बाबू, कवि बोलता है कि भाई दुनिया में उन्होंने इतना ज्यादा प्रेम बांटा है, उनकी कविताएं इतनी अच्छी लिखी हुई है कि उनके अंदर जो कमी है एक आंख ना होने की, उसके बावजूद भी उनकी रचनाओं से उन्हें लोग याद करेंगे। बोलते हैं कि अगर फूल मुरझा जाता है, ठीक है, तो मुरझा जाने के बाद भी फूल की पहचान होती है और वह फूल की पहचान होती है उसके खुशबू से। जिस तरह से फूल की पहचान उसकी सुगंध से होती रहती है, उसी तरह से कवि मलिक मोहम्मद जायसी की जो पहचान है उनकी रचनाओं से की जाएगी, ना कि उनकी आंख से, है ना। उनकी आंख एक नहीं है, उसके बावजूद भी उन्हें लोग याद करेंगे क्योंकि उनकी रचनाएं बहुत ही अच्छी थी। इसलिए उन्हें उनके आंख के बजाय उनकी रचनाएं, जो अच्छी अच्छी रचनाएं थी, उनसे उन्हें याद किया जाएगा। ठीक है, ऐसी वो आस करते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल, भाव स्पष्ट करें। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, VBI 5 मार्क्स में आता है, मैं फिर भी इसे लिख देता हूं। ठीक है, VBI। ठीक है, जात ही अंभी डांब न होए, तो लही सुगंध बसाई न सोए। इसका अर्थ क्या है? देखिए, संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति कड़बक वन के उद्धृत की गई है। इस कविता के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इन पंक्ति के द्वारा कवि ने अपने विचारों को प्रकट करने का काम किया है। देखिए, बोलते हैं, जिस प्रकार आम में नुकीली डाभे यानी कोयली नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंध नहीं आते, यानी आम में सुगंध आने के लिए डाभ युक्त मंजरियों का निकलना जरूरी है। डाभ के कारण आम की खुशबू बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार गुण के बल पर व्यक्ति समाज में आदर पाने का हकदार बन जाता है। उसकी गुणवत्ता उसके व्यक्तित्व में निखार ला देती है। इन पंक्ति का दूसरा विशेष अर्थ है कि जब तक पुरुष में दोष नहीं होता तब तक उसमें गरिमा नहीं आती। डाब मंजरी आने से पहले आम के वृक्ष में नुकीले तोशे निकलते हैं। कवि कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि भाई अगर आम खूबसूरत है, स्वादिष्ट है, तो वो अभी जो खूबसूरती उसके अंदर है, स्वादिष्ट उस आम में है, उसके पहले उस आम में जो थे टेसुए निकले हुए थे। ठीक है,
उनमें चुभने वाले हल्की छोटी छोटी मंजरियां निकली हुई थी, जो बिल्कुल भी भद्र टाइप की होती है। वही बोलते हैं कि जिस तरह से आम के पकने से पहले उनमें टेसुए निकलते हैं, उसी तरह जब एक इंसान पूरा गुणवत्ता वाला बनता है, पूरा गुणवान बनता है, तो उससे पहले उनमें कुछ कमियां भी होती है। वही बोलते कि जब तक इंसान में कमियां नहीं आती हैं, तब तक इंसान महान नहीं बनता है, तब तक इंसान खुद को गुणवान नहीं बना पाता है। ठीक है, आप जितने भी लोगों को देखेंगे, उनमें उनकी कहानियों को पढ़ेंगे, उनके स्टोरीज को पढ़ेंगे, उनके बायोग्राफी को पढ़ेंगे, तो आप जब उनके पिछले जीवन को देखेंगे तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, इनमें तो कमियां थी। और हर विद्वान, हर महान व्यक्ति जो था वो पहले कमजोर था, उनमें कमियां थी। बाद में उन लोगों ने मेहनत किया और उस मेहनत के बदले वे लोग कामयाब हो पाए हैं। ठीक है, तो वही, अगर आप लोगों में अभी कमियां हैं तो आप लोग उस पर मेहनत कीजिए, आप लोग कामयाब होंगे, ये मेरी दुआ है। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि आपके जो दोस्त होंगे, आपके जो सीनियर होंगे, उनके बारे में कहानियां सुनोगे तो लगा हाँ, ये तो बड़ा ये था यार, बदमाश था, ऐसे था वैसे था, इसका बचपना ऐसे गया, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ठीक है, समझे बात? तो जो इंसान बदमाश है, बदमाशी करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से बुराई है। ठीक है, वो अगर अपने कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा तो वो आगे जाके बहुत सफल होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल, रक्त के लेई का क्या अर्थ है? दिस इज अ इंपॉर्टेंट बाबू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे लोग, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसे मिस करने का कोशिश आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, रक्त के लेई एक भोजपुरी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ही ध्यानपूर्वक, यह बिल्कुल नजदीक से। यह किसी चीज को बड़े ही ध्यान और सावधानी से देखने या करने के संदर्भ में प्रयोग होता है। अतः कवि जायसी ने इस शब्द का प्रयोग अपने पद में किया है। इससे वो ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी कविता को लिखते वक्त यह अत्यधिक ध्यान दिया है कि जो भी उनके ये कविता को सुनेंगे या पढ़ेंगे वो उनके लिखे इन पंक्तियों में खो जाएंगे। वो इन्हीं पंक्तियों में अपने प्रेम और पीड़ा को ढूंढेंगे। कवि कहते हैं कि मैंने इस कथा को रक्त रूपी लेई के द्वारा जड़ा है और इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। यही सोचकर मैंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है कि जगत में कदाचित मेरी यही निशानी शेष बची रह जाएगी। ठीक है, आइए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए अगला सवाल, मोहम्मद जैसी यदि यही कवि जोरी सुनावा, यहां कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? जोरी का अर्थ है जोड़ना। कवि का आस है मैं स्वयं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ कथाओं को जोड़ जोड़कर ही आपको सुना रहा हूं। अर्थात जो कथाएं भारतीय जीवन में प्रचलित है उन्हीं को जोड़ जोड़कर सुना रहा हूं। ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट। आइए ये सवाल, दूसरे कड़बक का भाव संदर्भ स्पष्ट करें। कवि दूसरे कड़बक में कहते हैं, अब कहां है वह रतन सेन जो ऐसे राजा था, कहां है वह सुआ जो ऐसे बुद्धि लेकर जन्मा था, कहां है वह अलाउद्दीन सुल्तान, कहां है वह राघव चेतन जिसकी शान का इतना बखान किया गया है, कहां है वह विश्व सुंदरी रानी पद्मावती। अब कोई नहीं रहा, जग में उनकी कहानियां रह गई है, उनकी ध्वनि अब सुनाई नहीं देती पर उनकी कृतियां रह गई है। जैसे फूल मर जाते हैं और उनका सुगंध रह जाता है, किसी ने जगत में अपने यश को नहीं बेचा है, किसी ने उसे यश का मूल्य नहीं लिया है। जो यह कहानी मैंने पढ़ा उसी के बारे में सभी से दो बोल बोला है। लेखक दूसरे कड़बक में बताते हैं कि वे सब लोग कहां हैं, रतन सेन कहां है, सुआ कहां है जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, वो अलाउद्दीन सुल्तान कहां है, वो पद्मावती सुंदरी कहां रह गई जो इतना ज्यादा सुंदर थी। ठीक है, बोलते हैं
कि इनमें इतने ज्यादा गुण होने के बावजूद जब ये दुनिया में ना रह पाए, लेकिन इनकी जो कहानियां थी, इनकी जो कृतियां थी, वही दुनिया में सिर्फ रह पाया है। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि इसीलिए मैं भी अपनी कमियों को इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा, अपनी कृतियों को इस दुनिया में रखूंगा। कृतियां मतलब अपने कर्मों को, अपनी रचनाओं को, है ना। आज पद्मावती के बारे में लोग बताते हैं, कहानियां सुनाते हैं, लेकिन क्या वाकई में भी पद्मावती है? नहीं है। ठीक है, आइए ये सवाल क्या है, व्याख्या करें। ये 5 मार्क्स में आता है बच्चा, ध्यान से सुनेंगे। धन्नी सो पुरुख जस कीर्ति जासु, फूल मरय पै मारय नय बासु। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिगंत भाग 2 के पदखंड के कड़बक पाठ के द्वितीय भाग से लिया गया है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इन्होंने इस पंक्ति के माध्यम में यह बताते हैं कि उनकी रचना कैसे सदियों तक अमर रहेगी और उनकी रचना को कैसे लोग पसंद करेंगे। देखिए व्याख्या, इस पंक्ति में रतन सेन और पद्मावती की चर्चा करते हुए जैसे यह कहना चाहते हैं कि वही पुरुष महान है जिसकी कृति महान होती है। संसार में कोई नहीं रहता, सबको जाना है, लेकिन संसार में उनकी कहानी रह जाती है, उनके द्वारा किया गया कार्य रह जाता है, जिसे सभी याद करते हैं। कवि जैसे कहते हैं, वे पुरुष धन्य है जिनकी कृति संसार में बनी रहती है। वे अपने कुछ उदाहरण द्वारा अपने कथन की पुष्टि करते हैं। जिस प्रकार फूल मुरझा जाता है पर उसकी खुशबू काफी समय तक रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति का भी नाम उसके मरने के बाद भी अमर रहता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें आने वाले सभी सवालों को आपने देखा, कितने ही प्यार से और कितने ही आसान शब्दों में हल करने का कोशिश किया है। ठीक है, शब्द लिमिट भी है ना, शब्दों को लिमिट करके लिखा गया है। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा याद भी ना करना पड़े, है ना, और याद करते वक्त ज्यादा सब ऐसे ना दिए गए हैं कि जो आप लोगों को याद करने में तकलीफ हो। ठीक है, आप लोग इसे एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है बाबू कि आपके हिंदी में मार्क्स आएंगे, जरूर आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे, जैसे बोलते हैं ना, तो उसी तरह मैं बता रहा हूं कि आपके मार्क्स जरूर आएंगे अगर आप पूरे लगन के साथ इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। तो ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने पदखंड का पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, तो चलिए आने वाला चैप्टर भी आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।